दोस्तों 1990 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी गैंगस्टर हेनरी हिल की लाइफ के बारे में है, जिसने एक टाइम पर बहुत ही नाम और पैसा कमाया, पर उसका डाउनफॉल बहुत ही खराब हुआ और वो अपना सब कुछ गंवा बैठा। कहानी 1970 में न्यूयॉर्क से शुरू होती है, जब हेनरी और उसके साथी जिमी और टॉमी अपनी कार में कुछ खटकने की आवाज़ सुनते हैं। ये तीनों जब गाड़ी से नीचे उतरकर देखते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि ये आवाज़ इनकी कार की डिक्की में से आ रही है। डिक्की खोलने पर अंदर बिली बैट्स नाम का शख्स अभी भी जिंदा होता है। टॉमी तुरंत एक बड़ा सा चाकू निकालकर बिली को बैक टू बैक ब्रूटली स्टैब करता है और जिमी उस पर धनाधन गोलियां चलाकर उसे जान से मार देता है। अब ये कहानी 15 साल पीछे 1955 में न्यूयॉर्क से लगे शहर ब्रुकलिन में जाती है, जब हेनरी एक बच्चा था और अपनी स्कूल की पढ़ाई किया करता था। हेनरी के घर के सामने एक टैक्सी स्टैंड था, जहाँ पर बड़े बड़े माफिया शाम को इकट्ठा होते थे। हेनरी अपने घर की खिड़की से आते इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर्स को देखा करता था और इनसे काफ़ी इम्प्रेस था। इस पूरी गैंग को पॉली नाम का शख्स चला रहा होता है, जो कि लुफ्टांसा क्राइम फैमिली से होता है, जो कि न्यूयॉर्क की 5 बड़ी क्राइम फैमिलीज में से एक है। हेनरी अपने घर पर शाम की पार्ट टाइम जॉब बोलकर इस गैंग के छोटे मोटे काम करने लगता है, जैसे इनकी गाड़ियाँ पार्किंग में लगाना या फिर सामान इधर से उधर पहुँचाना। हेनरी को यहाँ ठीक ठाक पैसे भी मिल जाते हैं, पर एक दिन जब उसके घर पर स्कूल की तरफ से लेटर आता है कि वो काफ़ी महीनों से स्कूल नहीं आया है, तो इस बात पर हेनरी के फादर उसको काफ़ी मारते हैं और टैक्सी स्टैंड से दूर रहने के लिए कहते हैं। इसके बाद हेनरी गैंग को स्कूल का रीज़न देकर काम करने से मना करने लगता है, पर गैंग मेंबर्स इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वो उस एरिया के पोस्टमैन को उठाकर टैक्सी स्टैंड पर ले आते हैं और तबीयत से मारने के बाद उसे समझा देते हैं कि आज की बाद स्कूल की तरफ से हेनरी के सारे लेटर्स यहाँ आने चाहिए, ना कि उसके घर पर, और इससे अब हेनरी की स्कूल ना जाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हेनरी को इसके बाद गैंग की तरफ से थोड़े और अच्छे पैसे मिलने लगे थे और हेनरी की धीरे धीरे गैंग वालों से पहचान भी बढ़ने लग गई थी। इसी बीच हेनरी की मुलाकात एक इटालियन अमेरिकन गैंगस्टर जिमी कॉनवे से होती है। जिमी की क्राइम फैमिली में काफ़ी इज्जत होती है, क्योंकि वो यहाँ हर एक पर पैसे लुटाता है और काफ़ी ईमानदार है। वो पहली बार 11 साल की उम्र में जेल गया था, पर उसने किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बताया था और 16 साल की उम्र से वो बड़े क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गया था। हेनरी को एक बार सिर्फ जिमी को ड्रिंक सर्व करने पर $20 मिल गए थे, जो देखकर हेनरी काफ़ी हैरान था। जिमी ट्रक हाईजैकिंग का काम करता है। वो पूरे ट्रक्स लूट कर उसमें रखी दारू और सिगरेट्स को इलीगली बेचा करता है और इसमें वो पुलिस को उसका मुंह बंद रखने के ठीक ठाक पैसे भी देता है, जिससे उसे इस काम में कोई खास दिक्कत नहीं होती है। जिमी एक बार हेनरी को टॉमी से मिलवाता है, जो कि हेनरी की उम्र का ही है, और इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। जिमी के कहने पर एक बार टॉमी और हेनरी सिगरेट्स बेच रहे होते हैं, पर तभी पुलिस आकर हेनरी को अरेस्ट करके ले जाती है। टॉमी ये बात जाकर जिमी को बताता है। जिमी हेनरी के लिए एक महंगा वकील अपॉइंट करता है और वो हेनरी को इस केस में छुड़वा देता है। हेनरी कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं डरा था और उसने गैंग या गैंग मेंबर्स की एक भी डिटेल कोर्ट में नहीं बताई थी, जिससे गैंग मेंबर्स काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि इनके काम में लॉयल्टी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। हेनरी के छूटने पर ये सब हेनरी का एक ज़ोरदार स्वागत करते हैं। कहानी अब 8 साल आगे 1963 में पहुँच जाती है और अब टॉमी और हेनरी दोनों ही बड़े हो चुके हैं। टॉमी और हेनरी अब ट्रक्स नहीं लूटते, बल्कि एयरपोर्ट पर इंपोर्ट हुआ कार्गो ही लूट लेते हैं और इसमें भी उनको काफ़ी अच्छे पैसे खिलाने पड़ते हैं। अब एक बार इन्हें एयर फ्रांस फ्लाइट से आ रहे कैश के बारे में पता चलता है। टॉमी और हेनरी इसको भी बड़ी आसानी से पैसे खिलाकर लूट लेते हैं और इसके बाद ये लोग पॉली को उसका हिस्सा दे देते हैं। पॉली हेनरी को जिमी के सुपरविजन में आगे बढ़ता देख बहुत खुश होता है। अब साल 1970 में टॉमी एक लड़की को डेट करने लगता है और यहाँ साथ आई उसकी फ्रेंड कैरन को हेनरी डेट करना शुरू कर देता है। एक बार कैरन के घर के सामने रहने वाले लड़के ने, जिसे वो खुद भी काफ़ी अच्छे से जानती थी, उसे फिजिकली अब्यूज़ किया होता है और इस बात पर गुस्सा होकर हेनरी उस लड़के को अपनी गन के हत्थे से मार मार कर अधमरा कर देता है। हेनरी कैरन को सेफ्टी के लिए वो गन अपने पास रखने को देता है और कैरन बिना कुछ बोले वो गन रख लेती है। कैरन को अब तक मालूम चल चुका था कि हेनरी एक गैंगस्टर है, पर वो हेनरी का रिच लाइफस्टाइल और उसकी पावर देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती है और अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर हेनरी से शादी कर लेती है। शादी के बाद कैरन की जिमी की वाइफ और दूसरे गैंग मेंबर्स की वाइफ से अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिमी और हेनरी की दोस्ती भी और ज़्यादा गहरी हो जाती है और ये लोग अपने फैमिली वेकेशंस तक साथ मनाने लगते हैं। हेनरी टॉमी और जिमी के साथ मिलकर काफ़ी पैसे कमाता है और अपने कमाए हुए पैसों से अपने लिए एक नाइट क्लब और एक लैविश घर खरीद लेता है। अब एक बार हेनरी के नाइट क्लब में गैम्बिनो क्राइम फैमिली का मेंबर बिली बैट्स आता है, जो भी रिसेंटली जेल से छूटा है। बिली यहाँ पर टॉमी का काफ़ी मजाक उड़ाता है।
टॉमी उस वक्त तो यहाँ से चला जाता है, पर रात में जब बार में सिर्फ बिली, हेनरी और जिमी बचे होते हैं तब टॉमी यहाँ दोबारा आता है और जिमी के साथ मिलकर बिली को जान से मार देता है। टॉमी और जिमी ने गुस्से में आकर बिली को मार तो दिया होता है, पर इन्होंने क्राइम फैमिली का आपस में एक दूसरे को ना मारने का एक बड़ा रूल तोड़ दिया है, जिससे अब इन्हें भी जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद ये तीनों अब बिली की डेड बॉडी को अपनी कार की डिक्की में रखते हैं और उसको दूर जगह पर दफनाने लेकर जाने लगते हैं। और अब ये कहानी प्रेजेंट में वापस आती है। ये लोग बिली को काफ़ी दूर ले जाकर दफना देते हैं। इसके कुछ टाइम बाद जब हेनरी अपनी फैमिली के साथ पॉली के घर पर डिनर के लिए आता है, तब पॉली उससे उस रात के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि उस रात बिली के बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे बताओ, क्योंकि गैम्बिनो फैमिली के लोग पागलों की तरह बिली को ढूंढ रहे हैं। हेनरी कहता है कि उसे नहीं पता है कि बिली बार से निकलने के बाद कहाँ गया था। अब इसके 6 महीने बाद जिमी हेनरी को बताता है कि हमें बिली की बॉडी को दफनाई जगह से हटाना होगा, क्योंकि उस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम होने जा रहा है। अब ये तीनों 6 महीने पहले दफनाई उस डेड बॉडी को वहाँ से निकालते हैं और हेनरी इसमें काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और वहीं पर उल्टी करने लगता है, पर इनको ये काम तो करना ही था और इनको ये करना पड़ता है। हेनरी की शादी को अब तक 6 साल हो चुके थे और वो कैरन से सेक्सुअली बोर हो जाता है, तो वो एक जैनिस नाम की लड़की को अपनी मिस्ट्रेस बना लेता है। हेनरी अपार्टमेंट में एक फ्लैट खरीदकर जैनिस को उसमें रुकवा देता है और अब वो अपना ज़्यादातर टाइम उसी के साथ ही बिताया करता है। कैरन को हेनरी के इस अफेयर के बारे में मालूम चल जाता है और इस बात पर हेनरी और कैरन का काफ़ी झगड़ा होता है। कैरन एक बार तो उस अपार्टमेंट तक चली गई थी और वहाँ जाकर उसने जैनिस को काफ़ी उल्टी सीधी गालियाँ बकी थी और अपने पति से दूर रहने के लिए कहा था। ये सब करने के बाद भी हेनरी कैरन की बात नहीं सुनता है और उल्टा घर छोड़कर जैनिस के साथ ही शिफ्ट हो जाता है, जिस पर कुछ दिन बाद पॉली और जिमी जाकर उसको समझाते हैं कि वो सिर्फ शादीशुदा नहीं है बल्कि उसके 2 बच्चे भी हैं और उसे अपने घर वापस आना चाहिए, और हेनरी को इनकी बात माननी पड़ती है। यहाँ पॉली ने जिमी और हेनरी को एक गैम्बलर से वसूली करने का काम भी दिया होता है और ठीक इसके 2 दिन बाद जिमी और हेनरी फ्लोरिडा की टैम्पा सिटी में जाकर उस गैम्बलर को काफ़ी मारते हैं और तब भी उसके पैसे ना देने पर उसे उठाकर सिटी जू में एक शेर के पिंजड़े के बाहर लटका देते हैं और अब वो आदमी पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। जाहिर सी बात है, शेर से सबकी पट्टी है। पर यह बात न्यूज़ में आ जाती है क्योंकि उस आदमी की बहन SBI में क्लर्क होती है और वो केस करके जिमी और हेनरी के साथ साथ अपने भाई को भी जेल में भेज देती है। जिमी और हेनरी को अलग अलग जेल में 10-10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। हेनरी जिस जेल में जाता है वहाँ पॉली भी एक केस में साल भर की सज़ा काटने आया होता है। यहाँ हेनरी और पॉली अपने सेल में तो दूसरे साथियों के साथ काफ़ी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं और रात में डेली मज़े से वाइन पीते हैं। हेनरी को जेल के अंदर पैसा कमाने की एक नई तरकीब सोचती है और वो कैरन की मदद से जेल के अंदर लोगों को ड्रग्स बेचना स्टार्ट कर देता है, पर वो ये सारे काम पॉली से छुप कर करता है क्योंकि पॉली को ड्रग्स का बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कैरन जब जब उससे मिलने आती थी तो वो उसके लिए ड्रग्स का पैकेट छुपा कर लाती थी। हेनरी को 4 साल बाद ही उसके अच्छे बिहेवियर की वजह से जेल से रिहा कर दिया जाता है। हेनरी जेल से बाहर आने के बाद बड़े अमाउंट में ड्रग्स सप्लाई करने लगता है और इसमें कैरन भी उसका साथ देती है। हेनरी अपने इस ड्रग्स के बिजनेस से अच्छे पैसे कमाता है और अपने लिए एक आलीशान घर खरीदता है। पॉली हेनरी को बुलाकर समझाता है कि गवर्नमेंट ने रूल्स बहुत टाइट कर दिए हैं और वो ड्रग्स का काम बिल्कुल बंद कर दे, पर हेनरी उसे कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। हेनरी जैनिस की ही एक फ्रेंड सैंडी को अपनी नई मिस्ट्रेस बना लेता है, जो कि हेनरी के साथ ड्रग्स बिजनेस में होने के साथ साथ काफ़ी अमाउंट में ड्रग्स भी लेती है। हेनरी की ड्रग्स में इतनी अच्छी कमाई देखकर जिमी और टॉमी भी उसके साथ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद जिमी, टॉमी और हेनरी मिलकर लुफ्टांसा एयरपोर्ट पर $6 मिलियन की चोरी करते हैं, जिसमें 80% कैश और बाकी ज्वेलरी होती है। इस चोरी के बाद इस क्राइम में शामिल लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए होते हैं और ये लोग इन पैसों को मज़े से उड़ाने लगते हैं। टॉमी ने शादी कर ली होती है और वो अपनी वाइफ के नाम पर एक लग्जरी कार निकलवाता है और इस बात पर जिमी उसे बहुत हड़काता है। इसके बाद पार्टी में आए एक दूसरे मेंबर पर भी जिमी अच्छे से बरसता है क्योंकि उसने भी अपनी वाइफ के लिए हज़ारों डॉलर्स का फर कोट खरीदा होता है। जिमी कहता है कि इस टाइम पर हम सभी के राडार पर हैं और ऐसी बेवकूफ़ियों से हम सब पकड़े जा सकते हैं, पर जिमी का दिल अभी भी नहीं मानता है और इसके बाद टॉमी और हेनरी को छोड़कर इस क्राइम में इन्वॉल्व्ड बाकी सबको मरवा देता है। इतनी सारी किलिंग्स देखकर हेनरी भी घबरा जाता है, पर वो इस स्टोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए जिमी ने उस पर हमला नहीं करवाया था। इसके बाद दिन आता है जब टॉमी का क्राइम फैमिली का मेड मैन बनाया जा रहा होता है। मेड मैन का मतलब उस क्राइम फैमिली में एक अच्छी पोजीशन मिलना होता है और ये पोजीशन सिर्फ एक इटालियन रूट के इंसान को ही मिलती है। टॉमी, जिमी और हेनरी में सिर्फ टॉमी ही इटालियन परिवार से होता है। टॉमी की सेरेमनी वाले दिन ही पॉली के कहने पर मॉबस्टर्स टॉमी को जान से मार देते हैं क्योंकि पॉली को मालूम चल गया था कि टॉमी ने ही बिली बैट्स को मारा था।
हेनरी और जिमी को टॉमी की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख होता है। इसके बाद साल 1980 आते आते हेनरी ड्रग्स बेचने के साथ साथ खुद भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ड्रग्स लेने लग गया था और ज़्यादातर टाइम वो नशे में ही रहता था। एक बार हेनरी के घर से निकलते ही एक हेलीकॉप्टर उसके पीछे लग जाता है। हेनरी को कुछ शक होता है और वो काफ़ी देर तक एक जगह रुक जाता है और ये हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है और हेनरी को लगता है कि खतरा टल गया, पर जब बैंड बजने वाली होती है तो वो बज ही जाती है। हेनरी को पिट्सबर्ग में ड्रग की सप्लाई करनी होती है और वो ये काम अपने साथ काम करने वाली लड़की लोइस के हाथ कराने वाला होता है, पर लोइस गलती से उसको घर पर लगे टेलीफोन से कॉल कर देती है और इसके बाद जब लोइस और हेनरी गाड़ी में होते हैं तभी नार्कोटिक्स टीम आकर इन्हें गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्होंने लोइस की वो कॉल ट्रेस कर ली थी। हेनरी के साथ साथ उसके सारे सप्लायर्स और पेडलर्स भी पकड़े जाते हैं। इसके बाद नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हेनरी के घर पर रेड करता है। कैरन डर के मारे $60,000 की कीमत वाला ड्रग का पैकेट टॉयलेट में फ्लश कर देती है और गन अपने कपड़ों में छुपा लेती है। कैरन अपनी माँ का घर गिरवी रखकर हेनरी की बेल कराती है। हेनरी घर आकर उस ड्रग के पैकेट को ढूंढना शुरू कर देता है क्योंकि उसके पास अब ले दे के वही एक फाइनेंशियल बैकअप होता है, क्योंकि हेनरी के पास अब कोई कैश नहीं बचा है और उसके आलीशान घर भी उसके नाम पर नहीं होते हैं। अब जब कैरन उसे बताती है कि उसने डर के मारे वो पैकेट टॉयलेट में फ्लश कर दिया था तो हेनरी यहाँ गुस्सा होकर रोने लगता है क्योंकि अब उसके पास ड्रग्स और पैसे दोनों ही नहीं होते हैं और इसी के साथ अब हेनरी और कैरन गरीब हो जाते हैं। हेनरी इसके बाद रोते हुए पॉली से हेल्प मांगने जाता है। पॉली हेनरी की ड्रग डीलिंग्स पर उससे काफ़ी नाराज़ होता है और सिर्फ $3200 देकर उसे यहाँ दोबारा आने से मना कर देता है और ये बात हेनरी को काफ़ी बुरी लगती है। हेनरी इसके बाद जाकर जिमी से मिलता है, पर वो भी हेनरी की मदद नहीं करता है और उल्टा उस पर पुलिस इन्फॉर्मर होने का शक करता है। जिमी हेनरी को फ्लोरिडा में जाकर एक इंसान को मारने के लिए कहता है और हेनरी समझ जाता है कि जिमी उसे मरवाना चाहता है क्योंकि आज से पहले उसने उससे इस तरह का काम कभी नहीं बोला था और हेनरी इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद एक दिन कैरन खुद जाकर जिमी से हेल्प मांगती है। तब जिमी उसे कुछ पैसे देता है और कपड़े देने के बहाने एक गली में भेजने लगता है जहाँ कुछ अजीब से लोग काम कर रहे होते हैं। कैरन समझ जाती है कि जिमी उसे मरवाना चाहता है और वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है। हेनरी ये सब देखकर काफ़ी दुखी होता है क्योंकि आज उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं है। इसके बाद ही हेनरी FBI का इन्फॉर्मर बन जाता है और FBI से मिलकर सब कुछ सच सच बता देता है। FBI हेनरी को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में रखती है जिससे हेनरी को सज़ा नहीं होगी और जिमी और पॉली के खिलाफ केस तैयार करती है। हेनरी कोर्ट में सबके सामने जिमी और पॉली के खिलाफ गवाही देता है और आज तक उन्होंने साथ मिलकर जितने भी क्राइम्स किए होते हैं वो सब खुलकर बता देता है। जिमी और पॉली को इसके बाद काफ़ी लंबे सालों की जेल हो जाती है और FBI हेनरी को अपने प्रोटेक्शन में दूसरे शहर में एक नई आइडेंटिटी के साथ रहने के लिए छोड़ देती है। मूवी के लास्ट में हम हेनरी को एक नॉर्मल से घर से बाहर आता हुआ देखते हैं। एक लेविश लाइफस्टाइल जीने वाला हेनरी काफ़ी सिंपल बन चुका होता है और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिमी को अपने क्राइम के लिए 20 साल की सज़ा सुनाई गई थी और वो अपनी सज़ा पूरी करने से पहले ही 1996 में कैंसर से जेल में ही मर गया था। पॉली भी साल में अपनी सज़ा पूरी करने से पहले ही जेल में मर गया था। हेनरी और कैरन शादी के 25 साल बाद सेपरेट हो गए थे और साल 2002 में इनका डिवोर्स हो गया था। हेनरी ने अपनी लाइफ में ऊंचे से ऊंचा मुकाम देखा था, पर जैसा कहते हैं कि गलत काम का नतीजा गलत ही होता है और क्राइम की दुनिया आपको लास्ट में बहुत कुछ देकर नहीं जाती है और वही हेनरी के साथ हुआ। हेनरी 1987 के बाद से FBI के प्रोटेक्शन प्रोग्राम में ही था और साल 2012 में 70 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से उसकी मौत हो गई थी। वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।